एंड शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड, क्योंकि लिटरेरी टर्म बगैर व्हाइट बोर्ड को शेयर किए हुए नहीं हो सकता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो एक टर्म को लेने जा रहे हैं, दैट इज ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर। वो भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ही जुड़ा हुआ चीज रहा है, लेकिन एक टर्म के रूप में व्हाट एम एच अब्राम सेज, BLECK, ब्लैक कॉमेडी, COMEDY, ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर, HUMOUR। दिस इज द टर्म। इस टर्म को हम ले रहे हैं और इस टर्म को हम आपको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। यू विल कम टू नो कि जो ब्लैक कॉमेडी है, जो ब्लैक ह्यूमर है, ये जो है पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये चीजें आती हैं। एंड इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी। यह एक ऐसा टाइप ऑफ कॉमेडी है जिसमें बेलफुल और नेप कुछ वर्ड हैं, BELEFUL, बेलफुल, नेव, NAIVE, नेव, बेलफुल नेव, आर इनेप्ट कैरेक्टर्स, OR, और INEPT, इनेप्ट कैरेक्टर्स, CHARACTERS, इनेप्ट कैरेक्टर। ये चीजें हैं ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर में बेलफुल नेव और इनेप्ट कैरेक्टर्स को लेकर के बात कही जाती है। आप इनके वर्डों को देख करके लगता होगा कि एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि एक एक तरह से कहा जाए कि फैंटास्टिक या नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड प्ले और में रहते हैं, जहाँ पे एक बहुत अच्छा नहीं बल्कि नाइटमेरिश, डरावना वातावरण, डरावने माहौल में वे रहते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर, उनकी खासियत क्या होती है कि ब्लैक कॉमेडी, उसका नाम ही है कॉमेडी तो है, लेकिन उसमें ब्लैक कॉमेडी, उसमें एक तरह का हॉरर है, फियर है, या ब्लैक ह्यूमर को लेके उसका जो कैरेक्टर होगा वह कैसा होगा, बेलफुल होगा, नेब होगा, और कैरेक्टर कैसा होगा, इनेप्ट कैरेक्टर होगा, INEPT, इनेप्ट कैरेक्टर। तो बेलफुल, नेब आर इनेप्ट कैरेक्टर। इट्स अ इट्स अ हाईली सिग्निफिकेंट बेलफुल नेब, सॉरी, बेलफुल नेब आर इनेप्ट कैरेक्टर, ये उसका क्वालिटी होगी। और ये जो कैरेक्टर होते हैं वे किस दुनिया में रहते हैं, दे लिव इन नाइट मेरिस मॉडर्न वर्ल्ड प्ले। नाइट मेरिस, एक जो वर्ड और आया हुआ है, दैट इज व्हाट की नाइट मेरिस, एक डरावने भरे वातावरण में। ये शो करता है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब आया। तो आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यू विल कम टू नो कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, कैसे लाइफ में ट्राउमा है, पेन है, और उस ट्राउमा और पेन को थिएटर ऑफ एब्सर्ड के थ्रू दिखाया गया। लेकिन उसको दिखाने की एक और भी शक्ल हमारे सामने आती है, वह कौन सी है, ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर। जिसके कैरेक्टर्स जो है क्या है, वो कॉमेडी के फॉर्म में तो है, लेकिन फिर भी वहां पे एक डर का माहौल है, कॉमिक एलिमेंट में भी एक फियर है, उसको लेकर के वहां बात की गई है। और एक क्रिटिक है जिसका नाम है आयंजिको, आयंजिको ने इसको ट्रेजिक फार्स कहा है। उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है, एक क्रिटिक है आयंजिको, आयंजिको कॉल्ड इट ट्रेजिक फार्स, IONESCO, आयंजिको कॉल्ड इट ट्रेजिक फार्स। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि इस चीज को क्या नाम दिया गया, ट्रेजिक पार्स भी नाम दिया गया है। और इसमें जो सिचुएशन दिखाई जाती है वह भी कॉमिक होता है, हॉरिफाइंग होता है, और एब्सर्ड होता है। जो वर्ड पहले जुड़े हुए हैं, जो भी इसमें कैरेक्टर्स या जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जो सीन दिखाई जाती है, वो कैसा होता है, कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड एब्सर्ड। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सिचुएशन होगा वो कैसे होगा। या लेट मी राइट आई विल कम। सिचुएशन कैसा होगा, द सिचुएशन विल बी
कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड फियरफुल। बस आपको ये समझना है कि जो चीजें आपने इसके पहले थिएटर ऑफ एब्सर्ड में पाया हुआ था, वहां पर भी हॉरिफाइंग, डिसमेइंग, फियरफुल सिचुएशन था। ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर भी दिखाया जाता है। और वह जो सिचुएशन होगा कॉमिक होगा, हॉरिफाइंग होगा, फियरफुल होगा। एंड यू विल कम टू नो कि आज हम लोगों ने जिस शब्द को लिया है वो कौन सा है, ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। ये जो ब्लैक कॉमेडी है या ब्लैक ह्यूमर है, ये एक टाइप ऑफ प्ले है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की लाइफ को लेकर के दिखाया गया है, या उसके बाद की लाइफ को लेकर के बात किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कॉमिक सिचुएशन में भी एक ब्लैक या मतलब अगर ह्यूमर भी होगा, कॉमेडी भी होगी, तो उसमें भी एक नाइट मेरिस एटमॉस्फियर होगा। जो कैरेक्टर है वो बेलफुल है, नेब है, इनेप्ट है, डरे सहमे से कैरेक्टर है। और नाइट मेरिस एटमॉस्फियर एक डरावना। आयंजेको एक क्रिटिक है, उन्होंने इसके लिए जो नाम दिया, आयंजेको ने कहा, क्या कहा था इसको, ही कॉल्ड इट ट्रेजिक फार्स। एक ऐसी कॉमेडी है जो ट्रेजिक है, जिसमें कॉमिक, हॉरिफाइंग और फियरफुल। अभी तक ट्रेडिशनली आपने देखा होगा जो कॉमेडी की डिफिनीशन रही है वो क्या रहा है, लाइट साइड ऑफ लाइफ रहा है। मतलब एकदम सुखद अंत होता है लाइट साइड ऑफ लाइफ को लेकर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉमेडी आ रही है, उस कॉमेडी में भी क्या है, जो सिचुएशन है वह जो है एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि फियरफुल है, हॉरिफाइंग है, डिस्मेइंग है, टेरिफाइंग है। दीज थिंग्स वी फाइंड। इनमें से जो राइटर है, एक बड़े राइटर है जिसका नाम है जोसेफ हेलर। जो राइटर है उनमें से एक बड़ा नाम है, नोट करके आपको लिखिएगा, जोसेफ हेलर, JOSEPH, जोसेफ हेलर, HELLER। जोसेफ हेलर का एक वर्क है और उस वर्क का नाम है कैच 22 करके नाम से आया, जोसेफ हेलर कैच, CATCH, कैच 22 कब आई हुई है, 1961 में। जोसेफ हेलर कैच 22, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यू विल कम टू नो कि इस दो स्लाइड में हम लोगों ने जो समझा, किसको लेके समझा, ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर को। अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर क्या है, a type of play which a type of comic play, if I use a type of comic play which came after second world war। खास करके जब जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जब तमाम तरह के प्ले दिखाए जा रहे थे, तो उसी से ही निकला हुआ एक टाइप ऑफ प्ले है, और जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस को दिखाया जाता है। लेकिन ह्यूमर और कॉमेडी में भी क्या है, फियर है, हॉरिफाइंग एटमॉस्फियर है। और एक तरह से अगर कहा जाए कि इसको जो है उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, ट्रेजिक फार्स नाम दिया है। व्हाट नाम हैज बीन गिवन, ट्रेजिक फार्स। एक और मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा, एक और राइटर हैं जिनका नाम है टॉमस पिंचन्स। टॉमस पिंचन्स का फिफ्थ करके है, टॉमस पिंचन्स फिफ्थ। टॉमस पिंचन, PYNCHON, टॉमस पिंचन्स फिफ्थ। Thomas Pynchon's fifth. This is another important point. Thomas Pynchon's fifth. Some other things which you have to remember. जॉन इरविंग एक राइटर है, बस दो या तीन ही नाम है, फिर भी है और बहुत सारे नाम, लेकिन मैं एक दो बस, ये लास्ट, जॉन इरविंग, IRVING, जॉन इरविंग। जॉन इरविंग का जो वर्क है, उस वर्क का नाम है द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प। जॉन इरविंग, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प, अकॉर्डिंग टू गार्प।
GARP, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, जान इनका द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार। मैं स्लाइड को बैक साइड ले जा रहा हूँ, फिर से मैं सारी बातें वही कर रहा हूँ कि इन टूडेज क्लास व्हाट वी हैव टेकन, ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। कल हमने क्या लिया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को लिया था। जो ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर है, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू थिएटर ऑफ एब्सर्ड। यू विल कम टू नो, यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आती है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो लाइफ की कंडीशन है कि अगर कॉमिक एलिमेंट को भी दिखाया जाता तो उस कॉमिक एलिमेंट में भी एक फियरफुल एटमॉस्फियर है, हॉरिफाइंग एटमॉस्फियर है। मैं नहीं कहता कि ट्रेजिक, ट्रेजिक एक दूसरा वर्ड होता है, फियरफुल एक दूसरा चीज। मतलब आप हंसी में भी डर है, डर इतना अंदर तक समाया हुआ है कि उस डर को जो है, अगर आप हंसी का भी माहौल बनाते तब भी एक डर है। तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वे बेलफुल है, नेब है, इनेप्ट कैरेक्टर्स हैं, और इस माहौल में रह रहे नाइट मेरिस एटमॉस्फियर। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आइजेको नाम के एक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, ट्रेजिक पार्ट नाम दिया। एटमॉस्फियर कैसा है, कॉमिक है, हॉरिफाइंग है, फियरफुल है। कुछ राइटर्स क्या है, जोसेफ हेलस का कैश 1929, कैश 22 1961 में आई है। थॉमस पिंचन्स का फिफ्थ नाम से, केवल फिफ्थ नाम ही वो ब्लैक कॉमेडी है। जॉन इरविंग का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प करके आई है, ये 1978 में आई है, 1978 में। तो यू विल कम टू नो, ये चीज हमने आपसे डिस्कस किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं, उसका नाम है एक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज एक्ट, इट्स अ इंपॉर्टेंट टर्म, एक्ट। एक्ट के बारे में यू विल कम टू नो कि अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले, अ मेजर a major division of action, DIVISION, a major division of action into the play, action into the play, a major division of action into the play. This is what this is, act, a major division of action into the play, a major division of action into the play. This is what this is, act. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और इस कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज एक्ट, अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। कभी भी एक 2005 के टीजीटी में जब आया हुआ था तब भी तो वहां पे दिया गया था कि व्हाट इज एक्ट, इज इट द डिवीजन ऑफ, मतलब चैप्टर है या जो है आपका लेसन है, नो नॉट एट ऑल। डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले, मेजर ऑफ, अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले, दिस इज व्हाट दिस इज एक्ट। उसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड आता है जिसका हम कह सकते हैं सीन, सीन, सब डिवीजन ऑफ एक्ट इनटू द प्ले, सब डिवीजन, DIVISION, सब डिवीजन ऑफ एक्ट इनटू द प्ले। एक्ट को छोटी छोटी सीन में बांटना ही वही क्या कहा जाता है, आपका सीन कहा जाता है। तो दिस इज द डिफिनेशन। और आपको पता होगा कि एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा था वह 5 एक्ट में बांटा जाता था, कई सीन्स में बांटा जाता था। बाद में जो है क्या किया गया कि 3 एक्ट प्ले आया, लेकिन पहले 5 एक्ट में ही डिवाइड होता था, बाद में जो है वो और सब में आया है। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सीन है, सीन क्या है, सब डिवीजन ऑफ एक्ट इनटू द प्ले। उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक्ट, अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। तो ये दो तीन डिफिनीशन है जो आपको ध्यान में रखना है। और बाद में 3 एक्ट प्ले आया, 1 एक्ट प्ले आया। अभी जब मैं जॉन कार्ल्सवर्दी आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि कैसे 1 एक्ट प्ले और कैसे जो है as these things we find।
एक वर्ड है जो थिएटर से ही जुड़ा हुआ, प्रोजीनियम आर्च। PROSCENIUM, प्रोजीनियम आर्च। यू विल कम टू नो, ये जो है प्रोजीनियम आर्च, यह क्या होता था? ट्रेडिशनली जो थिएटर होता था, उस थिएटर का जो डिवीजन होता था, जो कन्वेंशनल थिएटर था, उसमें जो है, जो उसका फ्रंट, जो फ्रेम्स, द फ्रंट ऑफ द स्टेज, प्रोजीनियम आर्च मीन्स फ्रंट ऑफ द स्टेज, फ्रंट ऑफ द स्टेज इन कन्वेंशनल थिएटर। कन्वेंशनल थिएटर जो पहले पारंपरिक थिएटर होता था, उसका जो फ्रंट पार्ट होता था, जिसमें पर्दे को गिराया जाता था और उठाया जाता था, उस पार्टिकुलर चीज को हम देखते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोसीनियम आर्ट, फ्रंट ऑफ द स्टेज। जिसमें जो है होता क्या था, द एंड ऑफ द सीन इज, द एंड ऑफ द सीन इज यूजुअली इंडिकेटेड, USUALLY, indicated usually indicated with the rise and fall of curtain, usually indicated by a dropped curtain or a dimming of the light। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो मैंने आपको बताया कि उस टर्म का नाम क्या है, प्रोजीनियम आर्च। यह जो प्रोजीनियम आर्च है, यह किससे जुड़ा हुआ है? जो कन्वेंशनल थिएटर पहले होता था, आज कल के थिएटर तो दूसरे ढंग से, आईनॉक्स जैसा है, या तमाम तरह के थिएटर है जहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम है, तमाम टेक्नोलॉजीज वगैरह है। लेकिन जो ट्रेडिशनल थिएटर होता था, उस ट्रेडिशनल थिएटर में जो थिएटर का एक तरह से जो बिल्कुल जो मेन पार्ट होता था, जो उसका बाहरी सजावट होता था, फ्रंट पार्ट, तो उसमें देखिएगा, फ्रंट फ्रंट ऑफ द स्टेज, किसी भी स्टेज का जो फ्रंट होता था, फ्रंट ऑफ द स्टेज कन्वेंशनल थिएटर में, वही प्रोजीनियम आर्च होता था। उसमें ये चीज दिखाया जाता था कि अगर कोई सीन का समापन होता था, तो द एंड ऑफ द सीन इज यूजुअली इंडिकेटेड, ज्यादातर जो इसको इंडिकेट किया जाता था, बाई अ ड्रॉप्ड कर्टेन, या तो पर्दे को ड्रॉप किया जाता था, या तो कोई लाइट वगैरह होती थी, जब उसको डिम कर दिया जाता था, तो ये सिग्नल होता था कि लाइट जो है, वो सीन पूरी हो गई है। तो सीन को ये दिखाने के लिए कि सीन पूरा हो चुका है, उसमें इस तरह की चीज का सहारा लिया जाता था। तो व्हाट डिड आई टेल यू? I told you scene, I told you act, I told you proscenium arch, and I told you black comedy or black humor. These three or four points I told you. Now the next point which I would like to share with you is, that is what, that is aesthetic ideology. Aesthetic ideology. IDEOLOGY. Aesthetic ideology. ये जो एस्थेटिक आइडियोलॉजी है, यू विल कम टू नो कि यह एक ऐसा टर्म है जो अप्लाई किया गया किसके द्वारा? पॉल डी मान के द्वारा। इट वाज इट वाज अप्लाइड बाय द डिकंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट, बाय द
कंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट पॉल डी मान पॉल डी मान यू विल कम टू नो। और ये जो एस्थेटिक आइडियोलॉजी जो उनके द्वारा जो है लाया गया, इट वाज अप्लाइड बाय द डिकंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट पॉल डी मान। एस्थेटिक आइडियोलॉजी का मतलब ये हो गया आइडियोलॉजी रिलेटेड टू एस्थेटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी related to aestheticism, aestheticism, aestheticism or beauty, aestheticism or beauty या aesthetic experience। तो यू विल कम टू नो कि ये चीज रहा है जो एस्थेटिक आइडियोलॉजी है। और इस एस्थेटिक आइडियोलॉजी को किसने अप्लाई किया? इट वाज अप्लाइड बाय द डिकंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट पॉल डी मैन ने। यह एक एन आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी है रिलेटेड टू एस्थेटिसिज्म, जो एस्थेटिसिज्म से रिलेटेड है या कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को लेके बात करता है। इसमें ये चीजें रही है और तमाम ऐसी चीजें आप देखेंगे कि ऐसी तमाम चीजें रही हैं जिसमें ये चीज हमें देखने को मिलता है कि जो चीजें हमारे सामने बताई जा रही, खासकर लिटरेचर को कैसे हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, वो उसका पर्पस ही ब्यूटी है, उसका पर्पस ही जॉय है, उसका पर्पस प्लेजर है। इन सब चीजों को लेकर के बात की जाती है या रही है उस तरह की आइडियोलॉजी को। बाद में इससे रिलेटेड एक किताब लिखा गया जो मार्क्सिस्ट थियरिस्ट टेरी ईगल्टन ने लिखा, जिसका नाम है द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक। नोट करके पॉइंट लिखना पड़ेगा। मार्क्सिस्ट थियरिस्ट, MARXI, मार्क्सिस्ट थियरिस्ट टेरी ईगल्टन। क्या नाम है उनका? टेरी ईगल्टन। wrote a book wrote a book the ideology of the aesthetic। द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक, ये आइए, द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक। इट केम इन 1990। मार्क्सिस्ट थियरिस्ट टेरी ईगल्टन रोट अ बुक द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब रही है जो हमें समझना चाहिए जहां पे उसको रहा है। बाकी इसी से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट मैं लूंगा, और वो जो पॉइंट है उसका नाम है एस्थेटिसिज्म। AES, एस्थेटिसिज्म। AESTHETICISM। जो एस्थेटिसिज्म है, इट्स नथिंग एट ऑल, बल्कि क्या है? बिलीविंग आर प्रैक्टिसिंग, BE
Lieving, believing or practicing in an ideology बिलीविंग और प्रैक्टिसिंग इन एन आइडियोलॉजी, हम ऐसे आइडियोलॉजी को बिलीव करें या उसमें प्रैक्टिस करें इन एन आइडियोलॉजी जो कि क्या हो, आइडियोलॉजी विच सीक्स ब्यूटी इन लिटरेचर, which seeks beauty in fine arts in order to get in order to get pleasure or delight, इन ऑर्डर टू गेट प्लेजर और डिलाइट। यह एक ऐसा प्रैक्टिसिंग आइडियोलॉजी है जो कि क्या होता है, सीक्स ब्यूटी, जो हर जगह ब्यूटी को देखता है फाइन आर्ट्स में, और जिसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि हमें प्लेजर प्राप्त करना है या डिलाइट प्राप्त करना है। इनका जो स्लोगन है वो स्लोगन ये था, आर्ट फॉर आर्ट सेक। जो इनका स्लोगन है क्या है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये पहले भी बात की गई है, कला कला के लिए है, ना तो ना कि आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। उसके अलावा जो ये एक मूवमेंट के रूप में आप देखेंगे यह आया, और यह मूवमेंट के रूप में जर्मनी से शुरू होता है। जर्मनी में एज अ मूवमेंट, एज अ मूवमेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी। यह जर्मनी से शुरू होता है। जर्मन एक फिलासफर थे जर्मन के, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। उन्होंने क्रिटिक ऑफ जजमेंट में लिखा, जर्मन फिलासफर इमैनुअल कांट wrote a book, critique of judgment, CRITIQUE, critique of judgment, JUDGMENT, critique of judgment, ये उन्होंने लिखा। कब आई है, 1790 ईस्वी में, 1790, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, इसको लेकर के बात होती है। So these were the points which I have discussed with you, and we will meet tomorrow। क्योंकि लिटरेरी टर्म बहुत तेजी के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पढ़िए उसको आप समझते हुए चलिए कि ये सब चीजें रही हैं। मैं इस स्लाइड को दोबारा ला रहा हूँ। एस्थेटिसिज्म, practicing or believing in an ideology that seeks beauty in fine art in order to get delight and pleasure। इसका जो स्लोगन है पूछा जा चुका है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। दो स्लोगन होता, आर्ट फॉर लाइफ सेक, जो हम जैसे हमने कहा था कीस वाज अ प्योर पोएट, तो प्योर पोएट का मतलब क्या, उनकी पोएट्री में लाइफ की झलक मिलती है या केवल जो है ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है। तो उनकी पोएट्री में लाइफ वगैरह नहीं, बल्कि ज्यादातर ब्यूटी ही है, कहीं कहीं पे लाइफ वगैरह हो सकता है। और एज अ मूवमेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी। जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट, उन्होंने जो है क्या लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो जस्ट आई वांट टू नो योर फीडबैक कि हाउ डू यू फाइंड दिस सेशन, दिस लेक्चर, स्पेशली लिटरेरी टर्म आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है?
ओके ओके, इट मीन दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि लिटरेट हम आपको व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके लिखवा करके वो चीजें एक्सप्लेन की जा रही है, और वही चीजें ही आपको करना है जितना बताई जा रही है इसमें। अलग से आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वी विल मीट टुमारो। हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं, पर डे 6-7 टर्म से उससे ज्यादा आपको नहीं कवर करना, ना उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। इतना ऑलरेडी होगा, तो इतना सारी चीजें करनी, ठीक है।